नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर के इस खास कार्यक्रम बिहार स्पेशल चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ जहां एनडीए के अंदर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नायडू नीतीश यानी नानी फैक्टर जब एक हो रहे हैं, जाति जनगणना के मुद्दे पर दोनों ने एक मत से अपनी बात रखी है, समर्थन किया है, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी में आपसी सिरफुटौल का दौर शुरू है। बिहार में जहां जनता दल यूनाइटेड के अंदर इस बात को लेकर गहमागहमी तेज है कि क्या चुनाव प्रबंधक और इलेक्शन मैनेजमेंट संभालने वाले लोग जब राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं तो क्या वो चिराग मॉडल के पार्ट 2 का संभावित हिस्सा है। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो जनता दल यूनाइटेड में कांग्रेस पार्टी से आए हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक चौधरी की भूमिका, अशोक चौधरी के द्वारा पार्टी के अंदर अपना वर्चस्व बढ़ाने की कवायद, और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ उनकी नजदीकियां, बढ़ती हुई नजदीकियां या बढ़ चुकी नजदीकियां, और इससे भी आगे बढ़कर जनता दल यूनाइटेड के पुराने लोगों में कहीं ना कहीं सेकुलर धारा की राजनीति को मजबूत करने की जो कवायद दिख रही है, उसका आज सार्वजनिक प्रदर्शन बिहार में जनता दल यूनाइटेड की एक मीटिंग के दरमियान हुआ। पटना में जनता दल यूनाइटेड की एक बैठक थी। कहा जाता है कि उस बैठक के लिए वरिष्ठ नेताओं में से अधिकांश लोगों को न्योता नहीं मिला, और इसके बाद जब अचानक पहुंचने के लिए कहा गया तो मीडिया के सामने अपनी सरेआम नाराजगी बिहार के वरिष्ठतम विधायकों में से एक और नीतीश कैबिनेट के सबसे पुराने सदस्य विजेंद्र प्रसाद यादव ने अपनी सार्वजनिक तौर पर नाराजगी व्यक्त कर दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं तो जनता दल में हूं ही नहीं। हालांकि बाद में अपने बयान से पलटते हुए उन्होंने कहा कि मैंने ये बात मजाक में कही थी। सियासत में कोई भी बात अनायास नहीं निकलती, कोई भी बात मजाक में नहीं निकलती, ऐसे ही नहीं निकलती, खासकर तब जब राजनेता किसी सीरियस नोट पर कोई बात कह रहा हो। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर देखें तो जेडीयू के अंदर मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और अशोक चौधरी की जोड़ी क्या नीतीश कुमार को पुराने लोगों से दूर कर देगी, और क्या जनता दल यूनाइटेड को सत्यानाश की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, और इससे बचने के लिए नीतीश कुमार के पास सेकुलर धारा में जाना ही एकमात्र विकल्प है। क्या चल रहा है जनता दल यूनाइटेड में, इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज पटना में जो घटनाक्रम हुआ है आपने देखा होगा, और उस घटनाक्रम की बात करें तो साफ साफ दिखाई देता है, उस घटनाक्रम की बात अगर करें तो साफ साफ दिखाई देता है कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड के अंदर उसका अपना हाउस ऑर्डर में नहीं है। पार्टी के अंदर इस बात को लेकर मतभेद है, खासकर जो पुराने लोग जो स्थापना काल के समय से, यूं कहें समता पार्टी की स्थापना काल या उसके कुछ दिनों बाद से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो सेकुलर धारा की राजनीति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। वहीं जो नए नए मौसम वैज्ञानिक लोग जो कहीं दूसरी पार्टियों से आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वहां से आए हुए लोग हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये आरसीपी सिंह पार्ट 2 हो सकते हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक सक्रियता और पार्टी के मामलों में उनकी भूमिका क्या है? क्या वो चुनाव पर फोकस कर रहे हैं? सक्रियता तो बिहार में विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर उनकी पूरी दिख रही है, लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के फ्रंट पर बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी भूमिका क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर रही है कि पार्टी में जो कुछ दिख रहा है उसको नीतीश कुमार कंट्रोल कर लेंगे? क्या चल रहा है, वस्तु स्थिति क्या है ऋषि जी? देखिए, नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता तो हैं ही जेडीयू के, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज जो पटना में जो घटना घटी है उससे ये स्पष्ट है कि जेडीयू में जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, क्या उसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री और जो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, उनको नहीं है। क्योंकि कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिसका चर्चा हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में भी किया है। कई ऐसे पदाधिकारियों को हटा दिया गया जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं था, और जब वो तमाम पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं और जब उनके बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानकारी होती है कि इस पद पे थे, अब इस पद पे नहीं है, तो आश्चर्य व्यक्त करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो जेडीयू में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें
उसमें नीतीश कुमार की सहमति नहीं है या नीतीश कुमार को जानकारी नहीं दी जा रही है या कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। कई ऐसे डेवलपमेंट है। मैंने एक प्रवक्ता का हवाला दिया था परसों। आप देखिए जेडीयू के जो युवा के अध्यक्ष हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है और कुछ ही घंटों में फिर उस अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया जाता है। जैसे ही नीतीश कुमार को इस डेवलपमेंट का भनक लगता है कि युवा जेडीयू के अध्यक्ष को बदल दिया गया है, तुरंत वो प्रदेश अध्यक्ष से बात करते हैं, उमेश कुशवाहा से बात करते हैं जी। और तुरंत उस अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया जाता है। और आज की जो डेवलपमेंट है कि तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया था पार्टी कार्यालय में तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया था और सवाल ये उठता है जो टॉप के जो 4-5 मिनिस्टर है या टॉप के 4-5 नेता हैं जेडीयू के, उसमें विजेंद्र यादव भी आते हैं। आपने खुद सुना होगा कि नीतीश कुमार ने कहा कि जब तक हम हैं राजनीति में तब तक आपको मंत्री रहना है, नहीं जब तक हम मुख्यमंत्री है तब तक आपको मंत्री रहना है। उस व्यक्ति को बैठक की जानकारी पार्टी कार्यालय से नहीं दी जाती है। ये कौन सा अरेंजमेंट है? सीएम हाउस से उनको फोन जाता है। विजेंद्र यादव जो ऊर्जा मंत्री हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं और काफी समय से नीतीश कुमार के साथ हैं। कई नेता जेडीयू में आए गए, लेकिन विजेंद्र यादव उन नेताओं में से हैं जो हमेशा नीतीश कुमार का साथ दिया है। ऐसे नेताओं को इम्पोर्टेंट बैठक हो रहा है पार्टी कार्यालय में और उसकी जानकारी नहीं है। सीएम हाउस से फोन जाता है कि आपको बैठक में आना है और जब ऐसा कहा जा रहा है कि जब वो आए और पोस्टर में अपना फोटो नहीं देखे, हालांकि मुझे नहीं लगता विजेंद्र यादव इतने बड़े नेता हैं कि पोस्टर में फोटो उनका नहीं होगा, उससे वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन उस वीडियो को देखिए जो वायरल हो रहा है और विजेंद्र यादव के फेस को रीड कीजिए। बाद में उन्होंने जो कहा कि मैंने मजाक में कह दिया है, क्या जो वो फेस जो तमतमाया हुआ जो फेस है, क्या ये बतलाती है कि जो उन्होंने बयान दिया है कि अब वो जेडीयू में नहीं है, मजाक में कहा गया वो बयान है? तो जेडीयू में सब कुछ सही नहीं है। कल परसों ही आपने देखा कि जेडीयू का एक धारा और उससे संबंध रखने वाले उनसे जो क्लोज है 4 मंत्री, उनका एक बड़ा सा ऐड आता है जी, पूरे पेज का जैकेट ऐड था। हाँ, वो अपनी वफादारी क्यों साबित करना चाहते हैं कि वो वफादार हैं, प्रिय हैं मुख्यमंत्री के, तो बार बार उनको वफादारी साबित करने की क्या जरूरत है? विजेंद्र यादव जैसे नेता क्यों नाराज हैं? तो कई ऐसे कारण हैं जेडीयू में। आप देखिए इंटरनली बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन यह बात सही है कि नीतीश कुमार सम्मान्य नेता हैं, लेकिन क्या कारण है कि कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिसकी जानकारी नीतीश कुमार को नहीं है। ऋषि जी, मैं आपको एक पुराने घटनाक्रम की तरफ ले चलता हूं। जो बात आप बता रहे हैं कि नेता के करीबी दिखाने की होड़ में कई बार पार्टी के अंदर असहज स्थिति पैदा हो रही है और दूसरे लोगों को कोफ्त का शिकार होना पड़ रहा है। दरअसल आपको याद होगा ऋषि जी, या आपने पढ़ा होगा, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी 1997 में। रघुनाथ झा और जगदानंद सिंह ये माने जाते थे नंबर 3 और नंबर 2 के मंत्री बिहार सरकार में, नेक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर जी। और कहा जाता है कि कथित तौर पर रघुनाथ झा और राबड़ी परिवार के सदस्यों के बीच की सत्ता किसकी, इसको लेकर तीखी झड़प तक हो गई थी। एक दौर में, नाम लेना उचित नहीं है किनके बीच हुई थी, लेकिन हो गई थी। अंततः ये देखने को मिला कि रघुनाथ झा को 6-8 महीने बाद राष्ट्रीय जनता दल का दामन छोड़कर उन्हें समता पार्टी का दामन थामना पड़ा था। क्या जनता दल यूनाइटेड के अंदर यह स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि मुख्यमंत्री के करीबी बनने की होड़ में कुछ लोगों को मुख्यमंत्री का साथ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ जाए? आखिर ऐसी स्थिति बन रही है तो नीतीश कुमार अपने लॉयल लोगों की कि कौन बुरे दिनों का साथी है और कौन सियासत में उनके चेहरे का इस्तेमाल करके खुद का और अपने परिवार का भला करने के लिए आया है, क्या ये पहचान करने की नीतीश कुमार की क्षमता अब चूक रही है? देखिए जेडीयू में तमाम जो नेता हैं, मुझे लगता है कि वो नीतीश कुमार के वफादार हैं, लेकिन थोड़ा उसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। एक जो है जो पुराने नेताओं का लॉबी है जो नीतीश कुमार से समता पार्टी के टाइम से जुड़े हुए हैं। एक इधर मतलब जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एंट्री दूसरे पार्टी से जेडीयू में हुआ है,
हम्म, कुछ ऐसे हैं कि बहुत कम टाइम में जेडीयू में उनकी जो ताकत बढ़ी है, जैसे संजय झा है। संजय झा बीजेपी से आयात नेता है। जी। अशोक चौधरी कांग्रेस से लाए गए, कांग्रेस से आए हुए नेता है। तो ये रस्साकसी पार्टी में है, और पार्टी में दो धारा है। एक धारा जो है राजद के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, राजद के साथ तालमेल चाहती है। एक धारा जो है जो बीजेपी के साथ चाहती है, बीजेपी के साथ गठबंधन चाहती है। तो पार्टी में दो धारा है, लेकिन पार्टी में सर्वमान्य जो होल इन सोल कोई है वो नीतीश कुमार है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार के सामने अपनी वफादारी साबित करने के लिए ये तमाम प्रयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जो पर्दे के पीछे उनका कुछ न कुछ खेल चलता रहता है। आप जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है जी। तो ये नीतीश कुमार क्या, मैं सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे भी इस पर आपका राय जानना चाहूंगा कि क्या जो तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं, तमाम जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, क्या उसमें नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, या नीतीश कुमार ने इन नेताओं को फ्री हैंड दे दिया है कि जो आपको करना है वो कीजिए? नहीं, ये तो ये सवाल तमाम इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हैं। है ऋषि जी। उमेश कुशवाहा आरसीपी सिंह के द्वारा अपॉइंट किए गए थे प्रदेश अध्यक्ष। जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब से गंगा में बहुत पानी बह चुका। उमेश कुशवाहा का अपॉइंटमेंट तब हुआ था, आपको याद होगा, जिस वक्त नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा था कि एक ऐसी कोशिश हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में वापस आ जाए। उमेश कुशवाहा का आनंद फान में अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एंट्री हो गई, या शायद कुछ ही दिनों पहले उसके एंट्री हो गई थी उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा आए, चले भी गए। आरसीपी सिंह जिन्होंने बनाया वो आरसीपी सिंह भी पार्टी छोड़ के चले गए, वो भाजपा ही हो गए। उसके बाद ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ललन सिंह भी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, अब मंत्री हैं। फिर नीतीश कुमार ने कमान संभाल ली। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते रहे, पार्टी में लोग आते जाते रहे, लेकिन उमेश कुशवाहा का जो अपॉइंटमेंट था वो अपॉइंटमेंट आज तक बना हुआ है। सवाल यह है कि उमेश कुशवाहा को पार्टी के अंदर किसका वरदहस्त प्राप्त है, किसका समर्थन प्राप्त है कि उनके द्वारा जो चिट्ठी निकाली जाती है या उनकी सहमति से जो चिट्ठी निकलती है बाद में उसमें फेरबदल करना पड़ता है। चाहे प्रदेश कार्यकारिणी देखिए कितनी बड़ी बनी थी जब वो, उसमें फेरबदल हुआ। फिर प्रकोष्ठों के अध्यक्ष में देखिए युवा वाला मामला आपने कहा। और दूसरी बड़ी खबर यह है उसमें कि इनके साथ कि अशोक चौधरी के साथ उमेश कुशवाहा की नजदीकी बढ़ रही है। तो अशोक चौधरी और उमेश कुशवाहा की जोड़ी क्या जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक नए पावर इक्वेशन का निर्माण कर रही है? एक नया पावर इक्वेशन बन रहा है क्या, जिससे कि जेडीयू के अंदर विवाद गहराता जा रहा है? देखिए, ऐसा चर्चा है कि नीतीश कुमार के जो दो बड़े वफादार हैं, ऐसे कहा जाता है कि उन दोनों को बुखार होता है तो नीतीश कुमार को भी बुखार हो जाता है। यदि उन दोनों को खांसी और सर्दी होती है तो नीतीश कुमार को भी को खांसी सर्दी हो जाती है, या नीतीश कुमार को बुखार हो जाता है तो फिर इन दोनों को भी बुखार हो जाता है। और मैंने कल भी उन दोनों का नाम लिया था, एक कोई सराफ जी हैं, दूसरा गांधी जी हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि सराफ और गांधी जी का आशीर्वाद उमेश कुशवाहा को है। और ये जो तमाम जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, इन तीनों नेताओं के मंथन के बाद ही अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। तो क्या, देखिए, मुझे लगता है कि कई बार जो चालाक नेता होते हैं वो खुद कुछ नहीं करके करवाते हैं। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार ने कई नेताओं को अपने से दूर करने के लिए, चाहे वो ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो, या तमाम अन्य नेता हो, तो इन दो नेताओं को जो नीतीश कुमार के विश्वास पात्र हैं और आज से विश्वास पात्र नहीं है, ये पुराने वफादारों में से एक हैं, चाहे वो गांधी हो या सराफ साहब हो। तो इन दो नेताओं को उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है। अब ये दो नेता जो हैं कुशवाहा के साथ, उमेश कुशवाहा के साथ मिलकर जो तमाम जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उनको अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ ब्यूरोक्रेसी में दीपक कुमार का चलता है। खबर ये चल रही है ऋषि जी कि यही दोनों लोग वीटो लगा रहे हैं, तो उसमें चेंज भी हो रहा है जो उमेश कुशवाहा लिस्ट जारी कर रहे हैं। अब देखिए ऐसा है कि हर अपॉइंटमेंट में वो नीतीश कुमार से पूछने जाते नहीं होंगे।
हो सकता है कि जैसे आप मैंने मधेपुरा से आने वाले एक प्रवक्ता का नाम लिया, युवा जेडीयू के अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि वहाँ कास्ट इक्वेशन में जैसा नीतीश कुमार को लगा कि कास्ट इक्वेशन में अनबैलेंस हो जाएगा, ऐसे ही कुशवाहा को अटैक करने के लिए लालू यादव तमाम व्यू रच रहे हैं। तो हो सकता है 2-3 ऐसे अपॉइंटमेंट हो गए हों जिससे नीतीश कुमार ने नाराजगी व्यक्त किया हो, लेकिन यह बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो तमाम अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उसमें 3 लोगों का बड़ा रोल है, एक सराफ साहब का, एक गांधी साहब का, तीसरा उमेश कुशवाहा। जी, एक चीज ऋषि जी ये बताइए कि अशोक चौधरी कांग्रेस पार्टी से आए, राहुल गांधी ने बहुत भरोसा करके उन्हें बिहार कांग्रेस की कमान दी थी। कहा जाता है, बहुत लोग पटना में इस बात की चर्चा करते हैं कि अशोक चौधरी जब लालू यादव के नहीं हुए, सॉरी राहुल गांधी के नहीं हुए, तो नीतीश कुमार के कैसे हो सकते हैं। इस बात को लेकर चर्चा होती है। दूसरी चर्चा ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर या राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जनता दल यूनाइटेड के कई नेता अपने फ्यूचर को देखते हुए सेटिंग करने में लगे हुए हैं। अब इन सब से बचने के लिए नीतीश कुमार जल्द से जल्द इलेक्शन चाहते हैं। तीसरी बात इसमें आकर के जुड़ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी उस इलेक्शन को तो कराने के लिए बाई एंड लार्ज उसे तैयार होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब 303 वाली सरकार नहीं है। अब तो नीतीश नायडू के बैसाखी पर ही सरकार बनी है, जो दोनों आज एनडीए में देखिए कि एक हो गए। अब उसमें एक चीज आकर और जुड़ जाती है कि पिछली बार जो चिराग मॉडल हुआ था उससे ज्यादा खतरनाक चिराग मॉडल फिर से तैयार किया जा रहा है। पिछली बार के चिराग मॉडल में देखा गया कि सवर्ण बहुल सीटों पर सवर्ण और पासवान वोटों का इस्तेमाल करके चिराग मॉडल बनाया गया। अब जो आधुनिक चिराग मॉडल पार्ट 2 बन रहा है, जो किसी और, वहां चिराग पासवान चेहरा नहीं है, वहां कोई और चेहरा है, वहां कोई नया चिराग है। वहां सुन रहा है कि 70-75 ईबीसी को टिकट दिया जाएगा। वहां सवर्ण और ईबीसी में सेंधमारी की कोशिश हो रही है। क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने का मतलब है कि राजनीतिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड का मर्सिया पड़ देना। राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने का मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में जनता दल यूनाइटेड को वो भी खा जाना चाहती है, लेकिन आज इस चुनाव में कम से कम परिस्थितिवश वो जेडीयू को खा जाने की हैसियत में नहीं है, या वो नहीं चाहेगी जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में है। तो ये हालात जो बिहार में बने हुए हैं, इस हालात में नीतीश कुमार डिसाइसिव होते हुए कब दिखेंगे? जब भाजपा जाति जनगणना कराने से इनकार कर देगी तब, या किसी और मुद्दे पर? देखिए, उस आपके सवाल पे आने से पहले मैं थोड़ा जेडीयू के जो इंटरनल राजनीति है उसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जेडीयू में कई ऐसे खेमा है, पुराने खेमा है, नए खेमा है, और नए खेमा में कुछ ऐसे नेता हैं। अब देखिए, बहुत से ऐसे नेता हैं जो चुपचाप काम करने में विश्वास करते हैं। जैसे आप श्रवण कुमार को ले लीजिए, कभी आपने नहीं देखा होगा मीडिया से बात करते हुए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपने देखा भी होगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा चीज होता है, और जब सीएम आवाज से उनको इंडिकेशन मिलता है तभी जाके। नए लोगों में आप देखिए सुनील कुमार जी को, जो अभी शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनको देखिए नीतीश कुमार इतना विश्वास करते हैं उनपे कि इससे पहले वो आबकारी मंत्री थे। आबकारी मंत्री के बाद उनको शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दिया गया। और आपने ये देखा होगा कि सुनील कुमार जो है, कभी भी हाय बाय दाय वाले जो नेता होते हैं, जो छपास और ये क्या कहते हैं, इनसे वो चुपचाप काम, हाँ चुपचाप काम करने वाले नेताओं में से हैं। तो जेडीयू में कई ऐसे वर्ग हैं। अब आते हैं आपके सवाल पे। यदि मैं अपने ही जिले को इपिक सेंटर मानता हूं, तो मैं तो देख रहा हूं मुजफ्फरपुर के आसपास सीटों पर संभावित जो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हैं, वो बिल्कुल जेडीयू को नुकसान करते हुए होते हुए दिख रहे हैं। आप कहेंगे तो मैं एक एक विधानसभा भाई आपको समझा सकता हूं। तो ये तो बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर जो चुनाव मतलब विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 2020 में जो चिराग मॉडल को अपनाया गया था, वो उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता हुआ एक मॉडल देखने को मिल रहा है। आप देख लीजिए, जो हालांकि जब सूची आएगी प्रत्याशियों का, तो और मेरा जो संदेह है वो पुख्ता होगा। जैसे मैं अभी देख रहा हूं, जैसे आप देख लीजिए
गोपालगंज में है, संगीता जी हैं, गायघाट में है, उधर सुरसन में देख लीजिए। और गायघाट का सीट किसके खाते में था 2020 में? जेडीयू के खाते में। महेश्वर यादव क्यों चुनाव हार गए? क्योंकि दिनेश सिंह की बेटी निर्दलीय लड़ गई, और वो किसके उम्मीदवार थे? एनडीए के उम्मीदवार थे। महेश्वर यादव एनडीए के उम्मीदवार थे, और राजपूतों का वोट कटा तो एनडीए का वोट कटा। 40,000 के आसपास कोमल को वोट आया था। इसी तरह जो अभी प्रशांत किशोर के टीम से संभावित उम्मीदवार हैं, जो गायघाट के प्रमुख हैं, हालांकि वो मजबूत नेता है, लोकप्रिय नेता है, लेकिन यदि दो राजपूत वहां खड़े हो जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? यदि ये सीट जेडीयू के खाते में जाती है। इसी तरह सुरसन में देखिए, राम सखा चौधरी जो हैं वो संभावित उम्मीदवार हैं। वहां जेडीयू के दिलीप यादव सिटिंग एमएलए हैं, और राम सखा चौधरी भूमिहार हैं। यदि वो प्रशांत किशोर के टीम से चुनाव लड़ते हैं तो नुकसान किसको पहुंचाएंगे? जेडीयू को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये तमाम ऐसे सूची आएगी। आपने बहुत अच्छा कहा, अति पिछड़ा। सवाल ये उठता है कि यदि जहां बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सिटिंग एमएलए हैं, वहां प्रशांत किशोर क्या यादव को उतारते हैं या मुसलमान को उतारते हैं? यदि यादव या मुसलमान में से किसी को उतारते हैं तो डायरेक्ट फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि वो राजद को नुकसान पहुंचाएंगे, और राजद को नुकसान पहुंचाएंगे, उनके कोर वोट बैंक को नुकसान पहुंचाएंगे, तो डायरेक्ट बीजेपी को फायदा होगा। तो ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। जी जी, ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह की चर्चा है, लेकिन इस चर्चा के बीच सवाल ये उठ रहा है कि आप देखिए जनता दल यूनाइटेड कमजोर कहां से हुई? 2010 के बाद जो ग्रेजुअल डिक्लाइन आप देखें, हालांकि 2015 में भी डिक्लाइन था, लेकिन 70% का स्ट्राइक रेट था। 100 पर लड़के 71 सीटें जीती थी जेडीयू ने, 71% का स्ट्राइक रेट था। राजद का 80% का स्ट्राइक रेट था। लेकिन डिक्लाइन जो जनता दल यूनाइटेड में 10 से 15 हुआ हो, और खासकर 15 से 20 हुआ हो, सबसे बड़ा डिक्लाइन 2 इलाकों में हुआ है, ध्यान रखिएगा। एक इलाका तिरहुत कमिश्नरी, जो बिहार की सबसे बड़ी कमिश्नरी है, 49 विधानसभा सीटें हैं, जहां जनता दल यूनाइटेड के पास तकरीबन 23-24 विधायक हुआ करते थे 2010 में, आज गिनती के 5-7 होंगे। दूसरा डिक्लाइन दिखता है जेडीयू में शाहाबाद बेल्ट और पाटलिपुत्र जहानाबाद लोकसभा का इलाका, वो इलाका जहां राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया अलायंस को इस बार लोकसभा में सफलता मिली है। उस इलाके में जनता दल यूनाइटेड को चिराग मॉडल ने बड़ा डेंट मारा। किस किस को टिकट मिला था चिराग मॉडल में? राजेंद्र सिंह, कहना नहीं होगा, रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी, और ये सब लोग वापस भारतीय जनता पार्टी चले गए थे। तो जिस ढंग से खेल हुआ था वहां पर, आप उस खेल को देखें, और इस इलाके में तिरहुत में तो जनता दल यूनाइटेड को साफ ही कर दिया गया था। और इन्हीं दोनों इलाकों में डेंट की वजह से जेडीयू 75-80 से नीचे सिमट के 43 में पहुंच गई। प्रशांत किशोर का जोर भी इसी इलाके में दिख रहा है। आप देखिए, एक जो सीट मिली है चंपारण इलाके में विधान परिषद की, जो प्रशांत किशोर के करीबी जो जीते हैं निर्दलीय, वो अल्पसंख्यक समुदाय से है। ये एक बहुत बड़ा वार्निंग है कि एक इस इलाके में, और शाहाबाद का इलाका प्रशांत किशोर का अपना इलाका है जहां से वो आते हैं। जनता दल यूनाइटेड जिस प्रकार से राजनीति कर रही है, तो सवाल यह है कि पर्दा नीतीश कुमार की आंख पर पड़ा हुआ है या नीतीश कुमार के सलाहकारों की आंख पर पड़ा हुआ है, ये बताइए। देखिए, नीतीश कुमार को इस चीज का भनक है, और हमारे कई नेताओं से इस विषय को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन ये देख रहे हैं कि ये कितना परेशान करना चाहते हैं। धैर्य की एक सीमा होती है। तो ये नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की स्थिति में है। नीतीश कुमार जरूर अपने सोर्सों से ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर क्या बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। तो ये आने वाले दिनों में आपको इसको लेकर एक डिसीजन जरूर आपको देखने को मिलेगा जेडीयू की तरफ से, क्योंकि जेडीयू को भी इस चीज का भनक है कि जिस प्रकार से जो संभावित उम्मीदवारों की का जो फेस दिख रहा है जेडीयू को, उससे ये लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की टीम जो है जेडीयू और आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। तो ये
जब हम लोगों को भनक है तो जो बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं नीतीश कुमार, क्या उनको ये भनक नहीं होगा? भनक है, लेकिन ये देखना चाहते हैं कि बीजेपी इस खेल में कितना इन्वॉल्व है। मैंने कल भी कहा, मजबूत बीजेपी कमजोर जेडीयू इक्वल टू बहुमत। नीतीश कुमार चाहते हैं मजबूत नीतीश कुमार कमजोर बीजेपी इक्वल टू बहुमत। खेला दोनों तरफ से है। 2010 में था। हाँ, खेला दोनों तरफ से हो रहा है, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार भी इस आप देखिए, नीतीश कुमार भी थोड़ा नट बोल्ट कसना चाहते हैं। झारखंड में उन्होंने सरयू राय को ले आया, अब कह रहे हैं वहां बात नहीं होगा तो चुनाव लड़ेंगे वहां। तुम यहाँ बिछुआ काटोगे तो हम झारखंड में काटेंगे जी। तो उस उपाय पे नीतीश कुमार भी काम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ये तस्दीक करना चाहते हैं कि ये जो दावा किया जा रहा है, ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसमें दम कितना है, और दम है तो इसके पीछे बीजेपी कितना इन्वॉल्व। आखिरी सवाल पर ऋषि जी हम आते हैं। हमारे दर्शकों को सीधे बताइए कि आज जिस प्रकार का एक पब्लिक डिस्प्ले हो गया है, सार्वजनिक प्रदर्शन हो गया है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर मतभेद गहराते जा रहे हैं, और मतभेद नीतीश कुमार के नेतृत्व पर नहीं है। आज भी जनता दल यूनाइटेड का सबसे बड़ा प्रकाश पुंज यदि कोई है, जेडीयू के कोई लालू यादव है या तेजस्वी यादव है। यूं कहे कि लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों है जनता दल यूनाइटेड के। जेडीयू के कोई नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी के बिना भी भाजपा चल सकती है, लेकिन नीतीश कुमार की हैसियत उससे ज्यादा बड़ी है। नीतीश कुमार के बिना जेडीयू नहीं चल सकती, पार्टी खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार के चेहरे पर, उनके नेतृत्व पर सवाल नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की पॉलिटिकल लाइन क्या हो, इस पर बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं आज के इस मतभेद के बाद। फाइनल आउटकम आपको क्या लगता है कि चुनाव होने तक, चुनाव के ठीक पहले या चुनाव के ठीक बाद जनता दल यूनाइटेड की पॉलिटिकल लाइन क्या होने जा रही है? नीतीश कुमार किस डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं? देखिए, पहला पॉलिटिकल लाइन तो ये देख लीजिए ना, आज संजय झा ने स्पष्ट कर दिया कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। जेडीयू ने जैसे ही कहा, टीडीपी ने उस पर सुर मिला दिया, जिसका चर्चा आपने शुरू में कहा, नानी फैक्टर से बाहर जाइए। अनुप्रिया पटेल नानी याद दिला रहा है दिल्ली को। हाँ, नानी फैक्टर दिल्ली को नानी याद दिला रहा है। अब दिल्ली ये चाह रही है कि कैसे भी जनगणना हो, लेकिन जातीय जनगणना नहीं हो। जातीय जनगणना होगा तो ये बीजेपी जानती है कि जितने भी ओबीसी के जो क्षेत्रीय छतर्प है वो मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि आंकड़ा आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश मजबूत होंगे, बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव मजबूत होंगे जी। और नानी फैक्टर के अलावा आप उत्तर प्रदेश के तमाम जो पिछड़े समाज के नेता, अनुप्रिया पटेल से लेके संजय निषाद और तमाम ऐसे नेता हैं, राजभर ओम प्रकाश राजभर, तमाम ऐसे नेता जो हैं वो इन पे दबाव बनाए हुए हैं। तो तो ये जो पहला तो जेडीयू का ये स्टैंड हो गया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, मतलब इशू को लेकर बता रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट घटक है, चंद्रबाबू नायडू और ये क्या कहते हैं, नीतीश कुमार। दूसरी बात, आपने जेडीयू के अंदर की बात की, तो जेडीयू में देखिए, ठीक है, चर्चा है कि नीतीश कुमार थोड़ा बीमार है। अब किस प्रकार से बीमार है, शारीरिक बीमार है, मानसिक बीमार है, क्या है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो चर्चा को नहीं मानता, वो पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, लगातार एक एक कार्य की निगरानी कर रहे हैं, सबको दिशा निर्देश दे रहे हैं। मैं नहीं मानता कि वो बीमार है, लेकिन बाकी जेडीयू मतलब मेरी जानकारी में नहीं है। जेडीयू के सबसे ताकतवर नेता है, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार मतलब जेडीयू। तो जो नीतीश कुमार डिसीजन लेंगे उसको मानना होगा। हाँ, कुछ नेता हैं जो अपने गोटी सेट करने में लगे हुए हैं। ऋषि जी, इतना बता दीजिए कि देर सवेर नीतीश कुमार को क्या सेकुलर खेमे में जाना ही पड़ जाएगा या यहीं टिके रह जाएंगे? आप देखिए ना, विजेंद्र यादव तो आज इंडिकेशन दे ही दिए ना। विजेंद्र यादव यूं ही नाराज नहीं हुए हैं। विजेंद्र यादव तो पुराने नेता हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं है कि खिलौना या पोस्टर में उनका फोटो नहीं है, नाम नहीं है तो नाराज हो गए होंगे। तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा जेडीयू में। अब समझने की जरूरत है। अब विजेंद्र यादव किस खेमा से हैं,
जब सरकार का अदला बदली होता है तो जब कौन सा खेमा आता है जेडीयू में तो सक्रिय हो जाते हैं। सरकार की अदला हाँ, बदली नहीं होती है विपक्ष की। तो ये आप समझने की जरूरत है। और नीतीश कुमार का जो एजेंडा है, यदि इसको बीजेपी लागू नहीं करती है तो फिर नीतीश कुमार किस हैसियत से एनडीए में रहेंगे। यदि जातीय जनगणना को लेकर जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है आज स्पष्ट कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। चलिए, कम से कम मोदी सरकार को नीतीश कुमार तीसरे टर्म में शपथ लेने से नहीं रोक पाए, तो जातीय जनगणना कराकर 100 साल संघ के पूरे हो रहे हैं। 1925 में बना हुआ संगठन 2025 में, तो उसका कम से कम आरएसएस की इतिश्री रेवा खंडे करने का जुगाड़, इसका क्रेडिट जरूर नीतीश कुमार लेना चाहते हैं कि पूरे देश में एक बार जातीय जनगणना हो जाए। तो जैसे वीपी सिंह को क्रेडिट जाता है कि इस देश में गांधी परिवार का शासन खत्म कर दिया मंडल कमीशन के सहारे, उसी तरह से नीतीश कुमार शायद ये क्रेडिट लेना चाहते हो कि चलो विरोध करके नहीं तो साथ में रह करके ही ये हालात पैदा कर दो कि आरएसएस अप्रासंगिक हो जाए। और आरएसएस अप्रासंगिक हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को अप्रासंगिक होने से कोई रोक नहीं सकता। ये जड़ में मट्ठा डालने वाली कवायद है, ये बात तो तय है। लेकिन जो बात ऋषि मिश्रा जी ने कही, जो तात्कालिक राजनीति दिख रही है, उस तात्कालिक राजनीति अंततः नीतीश कुमार को सेकुलर कैंप में लेकर जाने पर विवश कर रही है, या नीतीश कुमार के द्वारा ही इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है कि उधर जाने के लिए पार्टी के अंदर पहले प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। इस पर कोई दावा न कोई पत्रकार कर सकता है, न कोई राजनेता कर सकता है, न कोई हमारे और ऋषि मिश्रा जैसा राजनीतिक विश्लेषक कर सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जो स्क्रिप्ट बाहर में दिखाते हैं वो स्क्रिप्ट दरअसल अधिकांश मौके पे कहा जाता है कि अंदर से लिखी जा चुकी होती है। तो अगर ये स्क्रिप्ट अंदर से लिखी गई है तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है, और अगर ये स्क्रिप्ट नीतीश कुमार के द्वारा खुद नहीं लिखी गई है तो तय मानिए कि जनता दल यूनाइटेड पर पॉलिटिकल लाइन तय करने का दबाव इस कदर बढ़ता जा रहा है जहां से पार्टी टूट की ओर भी आगे बढ़ सकती है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी ने समय निकाला, बिहार की सियासत पर बहुत गंभीर बातें खुलकर कह दी, जितने खुलकर बहुत कम लोग बात करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी आपका। नमस्कार।